हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। और उसमें हमने पिछले वीडियो में मोलरता तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे नॉर्मलिटी यानी नॉर्मलता। तो देखो, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को 4 क्वेश्चन करवाए थे, जिनमें से 2 के आंसर बता दिए थे और 2 के आंसर मैंने इस वीडियो के लिए बोला था। तो पहले हम उनका आंसर कर लेते हैं, बाद में हम नॉर्मलिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन दिए थे, ये 4 क्वेश्चन करवाए थे मैंने, जिनमें से ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। और ये 2 क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए थे, ठीक है। एक कमेंट भी आया था, देखते हैं हम आंसर, और आप लोग भी मिलान कर लेना, ठीक है। तो देखो, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन तो ये था। और चौथा क्वेश्चन था, यदि 20% W/W KI विलयन का घनत्व 1.202 ग्राम पर ml हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखो, इन क्वेश्चनों को देखते हैं हम। देखो, हमने है शुद्ध जल की क्या निकालनी है, मोलरता। तो हमारे को उसमें कुछ ही नहीं दे रखा, केवल जल दे रखा कि शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो। तो हम मान लेते हैं कि मान लो कि जल का जो वेट है यानी ग्राम में भार है वो कितना है, 100 ग्राम, और आयतन है वो कितना है, 100 ml। या फिर हम है ना इसका भार है ना 1000 ग्राम भी मान सकते हैं, ठीक है। 1000 ग्राम मानेंगे तो यहाँ पे आयतन भी कितना मानेंगे, 1000 ml, ठीक है। तो देखो, मोलरता का सूत्र क्या होता है, ग्राम में भार अपॉन अणु भार, किसका, विलेय का, ठीक है, विलेय का, और इंटू आयतन। और ml में दिया हो तो हम भाग लगाते हैं किसका, 1000 का, तो 1000 ऊपर चला जाएगा। अब देखो, विलेय का भार कितना है, 100 ग्राम हमने माना है। और विलेय का अणुभार कितना है, विलेय कौन है, H2 है, H2 है। तो विलेय का भार कितना है, यहाँ पे H2 ही दे रखा, तो H2 विलेय है यहाँ पे। तो H2O का क्या होगा, यहाँ पे अणुभार कितना होगा, 18 होगा। कैसे होगा, एक हाइड्रोजन कितना होता है, 1, तो 2 का कितना होगा, 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो 16 2 कितना हो गया, 18, ठीक है। तो ये मोलिकुलर वेट हो गया किसका, विलेय का, इंटू 100 ml हमने माना है, और ml में दिया हो तो हम किससे इंटू करते हैं, 1000 से। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा 55.5 मोल पर लीटर। ऐसे देखो, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में देखो, 20% KI W/W दिया है हमारे को। तो इसका मतलब क्या है, मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को एक ऐसा क्वेश्चन दिया था। तो इसका मतलब क्या होगा कि 20 ग्राम जो KI है, यहाँ पे KI क्या है, विलेय है, क्या है यहाँ पे, ये KI विलेय है। तो विलेय किस में घुला हुआ है, 100 ग्राम विलयन में, क्योंकि यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है ना। तो 20 ग्राम KI किस में घुला हुआ है, 100 ग्राम विलयन में घुला हुआ है। तो यहाँ पे विलेय का भार कितना होगा, 20 ग्राम, और विलायक कितना होगा, 100 में से 20 गया तो 80, ठीक है। क्योंकि विलेय विलायक का योग ही क्या कहलाता है, विलयन। अब देखो, यहाँ पे हमारे को घनत्व दे रखा 1.202 ग्राम पर ml। तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो यहाँ से आयतन निकाल लेंगे, और द्रव्यमान कौन सा लेंगे, टोटल विलयन का, यानी 100 ग्राम बटा 1.202। तो इस प्रकार हम मोलरता ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे ग्राम में भार 20, और मोलिकुलर वेट कितना है किसका, KI का। तो KI का देखो कितना होगा, पोटेशियम का होता है 39, और इस आयोडीन का होता है 127। तो ये कितना हो जाएगा, 166। ये मैंने यहाँ पे 166 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 166। तो आप करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.45 मोल पर लीटर। इस प्रकार ये आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलिटी, ठीक है, नॉर्मलता। तो स्टूडेंट, नॉर्मलिटी क्या होती है, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता। किसके, विलेय के ग्राम तुल्यांक। अब ये ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता। देखो, सूत्र क्या होगा, विलेय के ग्राम तुल्यांक अपॉन विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में, ठीक है। तो इसकी इकाई क्या होगी, ग्राम तुल्यांक पर लीटर, या ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम तुल्यांक को हम क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, ये इसकी इकाई होगी। अब बोर्ड में आपको क्वेश्चन पूछेगा कि नॉर्मलता क्या है, तो आप डेफिनेशन लिख दोगे, सूत्र लिख दोगे, और इकाई लिख दोगे। अब न्यूमेरिकल करते हैं हम। तो न्यूमेरिकल करने के लिए हमारे को चाहिए कि ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ से पहले तो सीधा सा बता देती हूँ कि ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं। ग्राम तुल्यांक होते हैं ग्राम तुल्यांक बराबर होता है मोल इंटू
मोल इंटू संयोजकता गुणांक, संयोजकता गुणांक यानी एन फैक्टर। संयोजकता गुणांक को हम क्या बोलते हैं? एन फैक्टर। या एन फैक्टर कैसे निकालेंगे और ये मोल इंटू संयोजकता गुणांक कैसे आया? तो देखो मैंने नोट में लिखा रखा है, देखो आपको डायरेक्ट ग्राम तुल्यांक की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। तो ग्राम तुल्यांक क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान तथा तुल्यांक की द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान तथा विलेय का तुल्यांक की द्रव्यमान क्या कहलाता है? तुल्यांक की द्रव्यमान के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? ग्राम तुल्यांक। यानी ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? देखो विलेय का द्रव्यमान और विलेय का तुल्यांक की द्रव्यमान यानी इक्विवेलेंट मास। तो ये क्या है? EM क्या है? इक्विवेलेंट मास है। अब देखो इक्विवेलेंट मास हम कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास निकालते हैं हम अणुभार बटा एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या है? एन फैक्टर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? संयोजकता गुणांक। क्या बोलेंगे? संयोजकता गुणांक। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मतलब ये इक्विवेलेंट मास बराबर क्या होता है? अणुभार बटा एन फैक्टर। तो देखो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे? अणुभार, ये ग्राम में भार, और इस इक्विवेलेंट मास को हम क्या लिख सकते हैं? अणुभार बटा एन फैक्टर। तो ये ऊपर चला जाएगा एन फैक्टर। इस प्रकार आपके पास इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे? एन इंटू एन फैक्टर। तो मैंने अभी आपको यही तो बताया था कि ग्राम तुल्यांक बराबर क्या होता है? मोल इंटू संयोजकता गुणांक। एन यहाँ पे क्या है? स्मॉल एन क्या है? मोल है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। और मोल का सूत्र क्या होता है? ग्राम में भार अपॉन अणुभार। तो इस अणुभार को हम अणुभार के किसका भाग लगाते हैं? एन फैक्टर का। ठीक है। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो ग्राम अपॉन अणुभार को क्या बोलते हैं हम? मोल बोलते हैं। तो इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है बताओ? मोल इंटू एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर हम निकालना सीखेंगे और इस एन फैक्टर को, संयोजकता गुणांक को आपको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि ये आपके अगला चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम में आने वाला है। इसके अलावा हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों के ये एन फैक्टर काम में आएगा। और पी ब्लॉक सभी में काम में आता है। मतलब 11th में भी ये जैसे मोल वाला चैप्टर पढ़ा होगा आपने, तो मोल में भी एन फैक्टर आप लोगों के आया था। तो ये एन फैक्टर आपको निकालना सीखना होगा। ठीक है। तो देखो फाइनली हमारे पास फॉर्मूला देखो क्या बन के आया है कि नॉर्मलिटी क्या होती है बताओ? मोल इंटू एन फैक्टर बटा आयतन, वो भी किस में? लीटर में। ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ml में लेते तो हम ऊपर किससे इंटू करते? 1000 से करते। ठीक है। तो n अपॉन वी को हम क्या लिख सकते हैं? इस n अपॉन वी को क्या मैं मोलरता लिख सकती हूँ? कि मोलरता का सूत्र क्या था? विलेय के मोल। यहाँ पे ये n क्या है? ये ध्यान रखना, विलेय के मोल। किसके मोल है ये? विलेय के मोल। 1000 बार बताने पर भी बच्चों को कन्फ्यूजन मतलब होता रहता है कि यहाँ पे n क्या है। तो विलेय के मोल, कि विलेय के मोल लिखने या विलायक के मोल? तो विलेय के मोल है। और आयतन किसका है यहाँ पे? ये आयतन किसका है? विलियन का। किसका है? विलियन का। ठीक है। आयतन किसका है यहाँ पे? विलियन का है। एन फैक्टर यहाँ पे क्या है? संयोजकता गुणांक। तो एन अपॉन वी को हम क्या लिख सकते हैं? मोलरता लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे नॉर्मलता क्या होगी? अगर मैं n अपॉन वी को मोलरता लिख दूँ तो n क्या होगा? यहाँ पे n बराबर होगा m इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता इंटू एन फैक्टर, या इसको आप लिख सकते हो हिंदी में संयोजकता गुणांक। अब देखो हम सीखेंगे अब एन फैक्टर निकालना। सबसे पहले हम एसिड का सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे एसिड बेस का सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे लवणों का। ठीक है। तो देखो पहले हम अम्लों का एन फैक्टर यानी संयोजकता गुणांक कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे को HCl दे दिया, तो HCl में आप लोगों को बताओ, हमारे को दे दिया HCl। तो देखो HCl में आप लोगों को कितना H दिखाई दे रहा है? एक H दिखाई दे रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि HCl को जब हम जल में डालेंगे तो कितने H प्लस देगा? एक H प्लस देगा, क्योंकि इसके पास कितना है? एक ही H है, तो एक ही H प्लस देगा। तो इसका एन फैक्टर बताओ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बिल्कुल ईजी है। देखो H2SO4 है, H2SO4 में आप लोगों को कितने H दिखाई दे रहे हैं? 2। तो इसको जल में डालेंगे तो कितना H प्लस देगा? 2। तो जितना अम्ल में, अगर जरूरी नहीं है कि अम्ल हमेशा H प्लस दो, कुछ अम्ल ऐसे भी होते हैं जिनमें H प्लस नहीं होता है, उनका एन फैक्टर भी हम निकालना सीखेंगे। तो जिन अम्लों में अगर H प्लस होता है, देखो जो H प्लस देते हैं उनको क्या बोलते हैं? अम्ल, और जो OH माइनस देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्षार। तो कितना H प्लस देगा वही उसकी क्या होगी?
एन फैक्टर यानी संयोजकता गुणांक होगा। ठीक है, तो देखो H2SO4 है, H2SO4 में आप लोगों को कितने H दिखाई दे रहे हैं, 2 H, तो ये जल में जब इसको डालेंगे तो 2 H प्लस देगा, तो इसका एन फैक्टर बताओ क्या होगा, 2 होगा। ऐसे देखो H3PO4, H3PO3, H3PO2, या आप लोग इनको अपवाद मान सकते हैं। केमिस्ट्री में अपवाद तो होते ही है ना, जरूरी थोड़ी ना। आपको 3 H दिखाई दे रहा है तो इसका एन फैक्टर 3 होगा, यहाँ पे भी 3 H प्लस दिखाई दे रहा है तो इसका एन फैक्टर यहाँ पे 1 लिखा है, इसका हमने 2 लिखा है, इसका हमने 3 लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है, तो देखो अब देखो H3PO4 है, ये इनकी संरचना पे डिपेंड है। देखो इनकी संरचना कैसी होती है, जैसे H3PO4 की मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी और ये तीनों यौगिक आपके पी ब्लॉक में 15 वर्ग है, तो 15वें वर्ग में हम जब पढ़ेंगे ना तो उसमें फिर से वहाँ पे इनकी संरचना आएगी, तो बोर्ड में आप लोगों को इनकी स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इनकी संरचना भी पूछ सकते हैं, इनमें संकरण का मान पूछ सकते हैं, तो ऐसे आप लोगों को इनका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा इनका एन फैक्टर पूछ सकते हैं, तो ये आप लोग जब पी ब्लॉक पढ़ोगे तो पी ब्लॉक में भी ये वहाँ पर वापस से आएंगे। तो देखो H3PO4 होता है, तो इसका हम तो देखो इसमें फॉस्फोरस होता है, तो फॉस्फोरस होता है और हमारे को पता है कि वर्ग 15वां होता है, तो उसकी ऑक्सीजन अवस्था -3 से लेकर के +5 तक होती है। मतलब ये अधिकतम कितने तत्वों को जोड़ सकता है, 5 को जोड़ सकता है, यानी 5 बॉन्ड बना सकता है। अधिकतम ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, जिसकी जितनी अधिकतम अवस्था होती है वो उतने ही बॉन्ड बना सकता है। तो ये अधिकतम कितने बॉन्ड बना सकता है, 5 बॉन्ड बना सकता है। तो देखो इससे एक ऑक्सीजन, सबसे पहले हम जैसे इसकी संरचना बनाएंगे तो सबसे पहले हम ऊपर की ओर एक ऑक्सीजन को जोड़ देंगे डबल बॉन्ड O से। अब इसके अलावा इसके कितने बॉन्ड हो गए, 3 बच गए ना, 1 2 3 4 5। अब देखो एक ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गए, 3 ऑक्सीजन बच गए, आप लोग यहाँ पे जोड़ दो, ये 3 ऑक्सीजन जुड़ गए। अब हाइड्रोजन बचे तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी संरचना हो गई। तो देखो यहाँ पे ये इसकी संरचना हो गई, तो यहाँ पे ये क्या होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की कम होती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे आसानी से टूट जाता है, तो ये 3 H प्लस देता है। तो 3 H प्लस देने के कारण इसका एन फैक्टर बताओ कितना होगा, 3 होगा। ऐसे ही H3PO3, तो इसकी संरचना बताओ कैसे बनाएंगे। सबसे पहले P डबल बॉन्ड O, फिर कितने ऑक्सीजन बच रहे हैं, 2 ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इसका चौथा बॉन्ड, 5वां बॉन्ड ये हो गया। अब देखो 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ से ऐसे जुड़ गया, एक यहाँ पे जुड़ गया और एक यहाँ पे डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो ये डायरेक्ट जुड़ा है, इसमें क्या होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है ना, विद्युत ऋणता, जो दोनों की समान होती है, तो इसलिए बॉन्ड टूट नहीं पाता है, ये आसानी से टूट जाता है, इसलिए 2 ही H प्लस देता है। कौन, H3PO3। इस प्रकार देखो H3PO2, तो H3PO2 में देखो P डबल बॉन्ड O, फिर एक ऑक्सीजन बच गया और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो एक हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और 2 हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही H प्लस देगा, इसीलिए इसका एन फैक्टर कितना होता है, 1 होता है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे याद रखोगे, जैसे H3PO4 है तो इसमें ऑक्सीजन 4 है, तो 1 घटा दो तो एन फैक्टर कितना होगा, 3। इसमें 3 ऑक्सीजन है, 1 घटा दो तो एन फैक्टर कितना होगा, 2। और इसमें 2 ऑक्सीजन है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, बोर्ड में भी आप लोगों को डायरेक्ट पूछ लेंगे कि H3PO2 का एन फैक्टर कितना होता है। तीनों में से कोई सा भी पूछ सकता है। ठीक है, आजकल आप लोगों को भी तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लग गए ना बोर्ड में, तो आपको छोटी से लेकर के बड़ी तक सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बोरिक एसिड का नाम सुना होगा आपने। बोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, H3BO3। 11th में आपने पढ़ा होगा बोरिक एसिड। अब देखो बोरिक एसिड का सूत्र क्या होता है, H3BO3। इसमें भाई आपको 3 H दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये भी अपवाद है, इसका एन फैक्टर भी 3 नहीं होता, इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। देखो बोरिक एसिड का सूत्र आप ऐसे भी लिख सकते हैं, BOH का होल थ्राइज। देखो 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब देखो जब बोरिक एसिड को हम जल में डालते हैं तो ये जल के एक ही अणु को ग्रहण करता है। कितने अणुओं को, एक ही अणु को ग्रहण करके के संरचना बना देता है BOH का होल 4 और 1 H प्लस ये मुक्त कर देता है। इसी कारण 1 H प्लस मुक्त करने के कारण इसका एन फैक्टर बताओ कितना होता है, 1 होता है। अब देखो
SO2, SO3 और CO2, ये क्या होता है, ये भी तीनों अम्ल होते हैं, अम्लीय गैसें होती है और तीनों कैसी गैसें होती है, रंगहीन गैसें होती है। कैसी होती है, रंगहीन गैसें होती है। इसके अलावा आप लोगों को पता होगा कि CO2 गंधहीन होती है, ये भी गंधहीन होती है, लेकिन SO2 होती है, SO2 में गंध आती है, जली हुई जो माचिस की तिल्ली होती है उसकी तरह गंध आती है, किसमें, SO2 में। ठीक है, तो इन तीनों के आप लोगों को एन फैक्टर पता होना चाहिए। इनका एन फैक्टर कैसे करेंगे, जैसे SO2 है और एक क्या है CO2 और एक क्या है SO3। अब ये क्या है, अम्ल। अब आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अम्ल होता है, अम्ल की जब हम क्षार से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे को उत्पाद क्या मिलता है, जल और लवण। ठीक है, तो ये अम्ल है, अब इसके पास H+ तो है नहीं, तो हम इसका एन फैक्टर निकालने के लिए अम्ल है, अम्ल के साथ किसकी क्रिया करवाएंगे, क्षार से इसकी क्रिया करवाएंगे, और जितने ये क्षार के अणुओं से क्रिया करेगा उतना ही उसका क्या होगा, एन फैक्टर। तो मानो मैंने क्षार ले लिया NaOH, ठीक है, क्षार से इसकी क्रिया करवाते तो यहाँ पे क्या बनेगा, जल बनेगा और लवण बनेगा। तो जल बनने के लिए यहाँ पे देखो 2 H दिखाई दे रहे हैं, अब इधर एक ही H है, इसका मतलब यहाँ पे मेरे को 2 लिखना होगा। तो यहाँ पे देखो H2O, तो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और इधर लवण बन जाएगा Na2SO3। ठीक है, ये हमारे पास लवण बन गया। तो इसने कितने क्षार को ग्रहण किया है, 2 क्षार को, 2 क्षार के अणु को इसने ग्रहण किया है। इसी प्रकार देखो CO2 की हम NaOH से क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे भी जल बनेगा। अब जल बनने के लिए यहाँ पे 2 चाहिए, तो 2 अणु चाहिए, सभी में 2 अणु चाहिए, ऐसे देखो, तो इनसे जो उत्पाद बनेगा, यहाँ पे भी जल बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, लवण। तो कितने क्षार के अणु ग्रहण कर रहे हैं, 2। तो इनका एन फैक्टर बताओ, तीनों का कितना होगा, इनका तीनों का एन फैक्टर होगा 2। इस टाइप से हम एन फैक्टर निकालना सीख लेंगे। तो देखो SO2, SO3, CO2, इनका एन फैक्टर तीनों को कितना होता है, 2 होता है। तो इस प्रकार मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया है। ठीक है, अब देखो ये एसिटिक एसिड अम्ल का नाम सुना होगा, CH3COOH। तो इसको जब तोड़ते हैं तो ये इसमें एक ही H दिखाई दे रहा है, तो ये एक H+ मुक्त करता है। तो इसका एन फैक्टर बताओ कितना होगा, इसका एन फैक्टर होगा, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, इसका एन फैक्टर बताओ कितना होगा, 1। इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, C2H2O4। कितने H दिखाई दे रहे हैं, 2। तो 2 H+ मुक्त कर देगा और C2O4 -2 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर भी बताओ कितना होगा, 2 H+ मुक्त हो रहा है तो कितना होगा, इसका एन फैक्टर 2 होगा। इस प्रकार देखो हम क्षार देखते हैं, NaOH क्षार है, तो क्षार किसे कहते हैं, जो OH-, जैसे अम्ल किसे कहते हैं हम, जो H+ देता हो, और क्षार किसे बोलेंगे, जो OH- देता हो। तो इसमें जितने OH देगा उतनी उसका क्या होगा, एन फैक्टर। NaOH में आपको कितना OH दिखाई दे रहा है, 1, तो इसका एन फैक्टर 1। MgOH का होल ट्वाइस में कितने OH है, 2, तो 2 एन फैक्टर। ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कितने दिखाई दे रहे हैं, 2, तो 2 इसका एन फैक्टर होगा। एल्यूमिनियम वाले में कितने दिखाई दे रहे हैं, 3, तो इसका एन फैक्टर बताओ कितना होगा, 3। ऐसे देखो NH4OH का कितना होगा, 1 होगा। और अमोनिया का कितना होता है, अमोनिया कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अम्ल का हो गया, क्षार का एन फैक्टर हो गया। अब हम सीखेंगे लवणों का, कि लवणों का एन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो देखो स्टूडेंट, लवणों के लिए हम एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो देखो NaCl है, लवणों में हम ऐसे निकालेंगे कि दोनों पे जितना चार्ज होगा उतना ही उसका क्या होगा, एन फैक्टर। जैसे NaCl है, तो NaCl में बताओ Na+ और Cl-। ठीक है, तो Na पर भी 1 चार्ज होता है और Cl पे भी कितना चार्ज होता है, 1 होता है। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1। अब देखो Na2CO3, 1 सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1, तो 2 सोडियम में कितना हुआ, 2। ठीक है, तो इस पे Na पे कितना चार्ज हो गया, +2। कार्बोनेट पे आपको पता होगा कि -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो इस पे -2 होता है, इस पे +2 हो गया, तो कितना एन फैक्टर हो गया, 2। Na पे होता तो 1 है, लेकिन कितने अणु जुड़े हुए हैं, 2, तो 1 रे कितना हो गया, 2 हो गए। और CO3 पे कितना होता है, -2। ठीक है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। ऐसे देखो NaSCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1। ठीक है, और बाइकार्बोनेट पे होता है -1, तो इसका एन फैक्टर बताओ कितना हो गया, 1। अब ऐसे देखो सोडियम सल्फेट, तो सोडियम पे 1 सोडियम पे कितना चार्ज होता है, 1, और 2 पे कितना हो गया, 2, और SO4 पे कितना होता है, -2, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। ऐसे K2CO3, तो पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, 1, लेकिन 2 पे कितना हो गया, 2, और CO3 पे कितना हो गया, -2, तो 2 हो गया।
तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखो आपको परमाणुओं के लिए दे दे तो ये किसके एन फैक्टर हो गए, लवणों के। तो लवणों में आप लोगों को क्या करना है कि दोनों परमाणुओं के आवेश को आप लोगों को देखना है। तो जितना आवेश होगा उतना ही उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। ठीक है, लवणों में वैसे सामान्यतः दोनों का सेम सेम होता है। अब देखो परमाणु के लिए, जैसे फर्स्ट वर्ग को पता होगा आपने, फर्स्ट वर्ग में कौन कौन से तत्व आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम है, ये देखो, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इन सब का आवेश कितना होता है, प्लस। तो परमाणुओं में जितना उनका आवेश होगा उतना ही उनका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। तो देखो फर्स्ट वर्ग में आवेश चार्ज कितना होता है, फर्स्ट वर्ग पे चार्ज होता है +1, तो एन फैक्टर कितना होगा, 1 होगा। सेकेंड वाले पे यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, +2 होता है। तो सेकेंड वर्ग में कितना चार्ज होता है, +2 होता है, तो एन फैक्टर भी कितना होगा, 2 होगा। ऐसे 13वें वर्ग में कितना होता है, 3 होता है। सब पे चार्ज कितना होता है, 3, तो एन फैक्टर 3। ऐसे 14वें वर्ग में 4 होता है। 15वें वर्ग में -3 से लेकर के +5 तक होती है, लेकिन सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 3, तो एन फैक्टर कितना होगा, 3। 16वें वर्ग में 2, सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है 16वें वर्ग की, -2, तो एन फैक्टर 2। 17वें वर्ग की -1 होती है, तो एन फैक्टर 1। इस टाइप से आप कर लोगे। अब देखो जैसे एक ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, 2, तो 2 ऑक्सीजन पे कितना हो गया, 4, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 4। ऐसे एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3, एक एल्यूमिनियम पे कितना होता है, +3, तो 2 पे कितना हो गया, 6, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 6। और ऐसे नाइट्रोजन पे कितना होता है, -3, तो 2 पे कितना हो गया, 6। और फ्लोरीन पे 1 पे कितना होता है, 1, तो 2 पे कितना हो गया, 2। ठीक है, इस टाइप से आप लोग कर लोगे एन फैक्टर। तो बहुत ईजी है, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आप ऑक्सीकरण अवस्था आप लोगों को पता है तो आप एन फैक्टर निकाल सकते हो। ऐसे देखो KMnO4 होता है, जिसे बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो इनका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं ये हम फिर से आगे डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, तब मैं आप लोगों को सबका एन फैक्टर निकालना सिखाऊंगी। लेकिन अभी के लिए मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट है, ये ऑक्सीकारक होता है, परबल ऑक्सीकारक। तो ये अम्लीय माध्यम में Mn+2 में चेंज होता है, ठीक है। सारे माध्यम में ये पोटेशियम मैग्नेट में चेंज हो जाता है, यानी K2MnO4। और उदासीन माध्यम में ये MnO2 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +7। कैसे होती है +7, देखो KMnO4, ठीक है। Mn की हमारे को ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लिए, इसको अक्स मान लेंगे। प्लस पोटेशियम की कितनी होती है, 1 होती है। प्लस एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, तो 4 की कितनी होगी, -8। कोई आवेश नहीं है तो बराबर 0। तो ठीक है, तो अक्स बराबर बताओ क्या हो जाएगा, +7। तो यहाँ पे +7 हो गई, यहाँ पे +2, तो अंदर कितने का आ रहा है, 5 का, तो एन फैक्टर कितना होगा, 5। ऐसे K2MnO4, तो यहाँ पे हम ऐसे करके निकालेंगे तो इसकी कितनी ऑक्सीजन अवस्था होती है, +6। तो अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, तो एन फैक्टर 1 होगा। ऐसे MnO4 में कितना होता है, +4 होता है, तो अंतर 3 का आ रहा है, तो एन फैक्टर 3 होगा। इस प्रकार से हम एन फैक्टर निकालना सीख लेंगे। अब देखो नॉर्मलता में आप लोगों को 2 नोट और लिखने हैं। यदि किसी विलयन को तनु किया जाए तो उसकी नॉर्मलता क्या होगी। इसका मीन्स ये हुआ कि माना कि कोई विलयन है, उसकी नॉर्मलता, जैसे पहले विलयन था वो सांद्र था, फिर उसको तनु कर रहे हैं यानी उसमें जल मिला रहे हैं, तो तनु करने पर उसकी नॉर्मलता क्या होगी। तो पहले वाले की नॉर्मलता निकाल लेंगे हम, N1V1 निकालेंगे, और बाद में मतलब उसमें कितना आयतन ऐड कर रहे हैं, कितना तनु कर रहे हैं, तो N2V2। इस प्रकार सेकेंड वाले की हम नॉर्मलता निकालेंगे N2, तो N2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, N1V1/V2 ऐसे। तो यदि किसी विलयन को तनु किया जाए तो उसकी नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, N1V1 = N2V2। ऐसे देखो यदि 2 विलयन को आपस में मिलाया जाए, ठीक है, अगर मान लो 2 अम्लों को हम मिला रहे हैं या 2 सारों को हम मिला रहे हैं, तो उसकी नॉर्मलता किस प्रकार होगी, या एक अम्ल एक सार को मिला रहे हैं तो उसकी नॉर्मलता कैसे होगी। तो देखो 2 विलयनों को मिलाते हैं, या आपके जब लैब में आप टाइट्रेशन करोगे तब आपको ये नॉर्मलिटी काम में आएगी, ठीक है। तो देखो N1V1 + N2V2 = N3V3 +
V1 प्लस V2, ठीक है। तो N3 हम यहाँ पे यानी तीसरा विलेन यानी कि 2 अम्लों को मिला रहे हैं या फिर 2 क्षार को हम मिला रहे हैं, तो उस तीसरे जो मिल रहा है, जो परिणाम प्राप्त हो रहा है, तो उसकी नॉर्मलता कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, N3 और दोनों आयतनों का योग, तो V1 प्लस V2। तो N3 इस प्रकार हो जाएगी N1 V1 प्लस N2 V2 बटा V1 प्लस V2। ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है। तीसरा देखो कि जब 2, या तो हम ऊपर वाले में तो क्या किया था कि या तो हम 2 अम्लों को मिलाए या फिर 2 क्षारों को मिलाए, तब तो यहाँ पे प्लस आएगा, लेकिन एक अम्ल और एक क्षार को मिला रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, N1 V1 माइनस N2 V2। लेकिन आयतन का, तीसरे विलेन में आयतन का तो योग ही होगा ना, तो V1 प्लस V2। तो ये सूत्र आप लोगों को याद रखना है, ऐसे आप लोगों से न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगी, तब आप लोग सीख जाओगे। अब देखो मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे कि पहला क्वेश्चन है, यदि 5 ग्राम NaOH 500 ml जल में घुला हुआ है तो विलेन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि 10 m का मतलब है यहाँ पे 10 मोलर यानी मोलरता, तो 10 मोलरता H2SO4 विलेन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। पहला मैं क्वेश्चन आपको करा देती हूँ, दूसरा क्वेश्चन आप करके कमेंट में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन में दे रखा है, यदि 5 ग्राम NaOH 500 ml जल में घुला हुआ है, क्या है, 5 ग्राम NaOH 500 ml जल में घुला हुआ है, तो विलेय कौन है यहाँ पे, NaOH, जल क्या है यहाँ पे, विलायक है। क्या ज्ञात करनी है अपन को, नॉर्मलता ज्ञात करनी है। नॉर्मलता का सूत्र क्या होता है, मोल इंटू N फैक्टर बटा आयतन, किसमें, लीटर में, अगर ml में हो तो ऊपर 1000 से इंटू कर देंगे, ठीक है। तो मोल किसके निकालने हैं हमारे को यहाँ पे, विलेय के मोल कैसे निकालेंगे, ग्राम में भार अपॉन अणुभार, ठीक है। तो ग्राम में भार कितना है इसका, 5। मोलिकुलर वेट कितना होता है NaOH का होता है, देखो सोडियम का होता है 23, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16 यानी कि 40 होता है, तो 5/40 हो गया ये, ठीक है। तो ये इसके मोल हो गए, तो 1/8, ये इसके मोल हो गए 1/8। अब बताओ N फैक्टर, तो NaOH का हमारे को क्या निकालना है यहाँ पे, N फैक्टर, विलेय का N फैक्टर निकालना है। तो NaOH का N फैक्टर बताओ कितना होगा, इसके पास एक ही OH है, तो मतलब इसका N फैक्टर भी कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। तो ये 1 ही हो गया इंटू 1000, ठीक है, बटा आयतन किस में दे रखा है, ml में, तो 500 ऊपर 1000 कर ही दिया अपन ने, तो ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आ गया, 1.4 यानी 0.25 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ऐसे। तो बिल्कुल इजी है, कुछ ही नहीं है, जैसे मोलरता है वैसे ही नॉर्मलता है, बस आप लोगों को किससे इंटू करना है, N फैक्टर से, और N फैक्टर मैंने आप लोगों को करना सिखाई दिया है कि कैसे याद करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको सेकंड क्वेश्चन करना है और बहुत ईजी है, कुछ ही नहीं है, सेकंड क्वेश्चन करना है और इसका कमेंट में आंसर देना है। इसके अलावा देखो आप जब टाइट्रेशन करते हैं या फिर आपको क्वेश्चन में भी डायरेक्ट ऐसे दे दिया जाता है कि मतलब डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल और सेमी नॉर्मल, तो ये क्या होते हैं, देखो N/2, N/10 और N/100, ये स्टार लगा करके लिख लेना। N/2 को तो बोलते हैं हम सेमी नॉर्मल, N/10 को बोलते हैं डेसी नॉर्मल और N/100 को बोलते हैं हम सेंटी नॉर्मल, ये याद रखना आपको। अब सेकेंड टॉपिक पढ़ेंगे हम मोल प्रभाज, क्या पढ़ेंगे, मोल प्रभाज। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन और दे दूंगी, तो वो आपको घर से करना है और अगले वीडियो में मैं उसका आंसर बता दूंगी, ठीक है। तो देखो मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज को हम बोलते हैं मोल अंश, मोल भिन्न या मोल फैक्टर, तो सब एक ही बात होती है, मोल अंश बोलो, मोल प्रभाज बोलो, या मोल भिन्न बोलो, या मोल फैक्टर बोलो। तो देखो मोल प्रभाज क्या होते हैं, विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या और सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या का अनुपात, उसका क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। देखो ऐसे समझो कि विलेय और विलायक है, विलेय और विलायक के योग से क्या बनता है, विलयन बनता है। हमने मान लिया कि विलेय क्या है, A है, और विलायक क्या है, B है, तो हम पहले इस विलेय के मोल निकाल लेते हैं। तो विलेय के मोल निकालेंगे, यानी इसको किससे डिनोट करेंगे, Na से, स्मॉल n और A से, ठीक है।
ए यहाँ पे क्या है, विलेय है इसीलिए, ठीक है। तो देखो विलेय का भार मोल क्या होता है, भार अपन अणुभार, तो किसका, अगर विलेय के मोल निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, विलेय का भार अपन विलेय का अणुभार। ऐसे देखो विलायक के मोल निकालेंगे तो विलायक के मोल कैसे, किससे डिनोट करेंगे, NB से, तो विलायक का भार अपन विलायक का अणुभार, ऐसे हम क्या निकालेंगे, विलायक के मोल। ये देखो, तो विलेय के मोल कैसे निकालेंगे और विलेय के मोल भी विलायक के मोल ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम निकालेंगे विलेय के मोल अंश। तो विलेय के मोल अंश अभी हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, देखो मोल अंश क्या होते हैं, देखो डेफिनेशन देखो, विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या बटा सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या का अनुपात। तो अपने विलयन में कितने घटक है, कितने घटक है, अपना विलयन कैसा है, 2 घटक है, विलेय और विलायक। तो इससे ज़्यादा भी घटक हो सकते हैं, ठीक है, तो चाहे 3 भी हो सकते हैं, A B C, ठीक है। अगर A, जैसे मान लो A B और C 3 घटक है अपने पास, तो मैं अगर एक का मोल भी निकालना है तो इसके मोल बटा तीनों के मोल A + B + C। तो अभी के लिए मैंने कितने घटक दिए, 2। तो जैसे इसके मोल अंश निकालूंगी, मोल अंश को मैं किससे डिनोट करूंगी, x से डिनोट करूंगी। तो एक के निकालूंगी तो x, एक के अगर मैं मोल अंश निकालूंगी तो इसके मोल, यानी इसके मोल कितने हैं, Na बटा टोटल मोल, टोटल मोल मतलब विलयन में कितने घटक है, 2, तो टोटल मोल कितने हो जाएंगे, Na + Nb। विलेय के अलावा हमारे पास क्या है, विलायक। तो विलेय और विलायक का कुल मोल ही हम क्या बोलेंगे, कुल घटकों के मोल, ठीक है। इस प्रकार हम मोल अंश निकालेंगे। तो देखो, तो विलेय के मोल अंश कैसे निकालेंगे, विलेय के मोल अंश को हम डिनोट करेंगे XA से। तो विलेय के मोल बटा विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, इस प्रकार XA बराबर Na बटा Na + Nb, ठीक है। अगर 3 घटक होते हैं, मान लो अभी मैंने पीछे बताया 3 घटक होते A B C, 4 घटक मान लो D, तो देखो एक के मोल अंश पूछते, एक के मोल अंश पूछते से एक से, तो सबसे ऊपर एक का पूछा तो एक का ही आएगा, बटा नीचे चारों का आ जाएगा, A B C D। B के पूछेंगे तो B का ऊपर आएगा और चारों का नीचे आ जाएगा, C का पूछेंगे तो C का ऊपर और चारों का नीचे। ऐसे कितने भी घटक हो सकते हैं ना, हमने पढ़ा था ना, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन और बहुअंगी विलयन। तो किसी भी विलयन में कितने भी घटक हो सकते हैं, तो हम प्रत्येक का निकाल सकते हैं, और सभी का योग कितना होगा, 1 होता है, ठीक है, ये याद रखना आपको। अब देखो विलायक के मोल अंश पूछा है, तो विलायक के मोल बटा विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, यानी XB बराबर क्या होगा, XB, तो NB ऊपर आएगा, Na + Nb। इस प्रकार देखो दोनों के जो मोल भिन्न होते हैं उनका योग कितना होता है, 1 होता है। मान लो XA तुम निकाल लो और x भी हमारे को निकालना है, तो जो निकाला है उसको 1 में से घटा दो तो x भी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन दे रखा है मैंने, यदि 30% W/W बेंजीन क्या है, यहाँ पे विलेय है, CCl4 में घुली हुई है। देखो बेंजीन किस में घुली है, CCl4 में घुली हुई है, तो बेंजीन के मोल अंश ज्ञात कीजिए। तो ये आप क्वेश्चन करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे आज ही, ठीक है। तो कुलदीप, प्रिया और खुशी, आंचल, सबका आंसर मेरे को अभी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।